Hello, good evening, everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C, and we are doing polity subject. हमने इसमें लास्ट में जो स्टार्ट किया हुआ टॉपिक वो है पार्लियामेंट का. एंड इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वाला टॉपिक कि जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, कैसे वो इलेक्ट होते हैं और कैसे रिमूव होते हैं. एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि जो ये चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इसका रिमूवल कैसे होता है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वोटिंग पावर्स ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. और हमें जो आज करना है वो है कि जो भी प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का, हाउ द बिल्स आर पास, वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग इन टुडेज क्लास. फिर हमारा लास्ट में बचेगा लोकल बॉडीज. वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि जो ये पेपर है इसमें ये पंजाब का पेपर है, तो लोकल बॉडीज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कि जो प्रोसीजर है वो क्या है पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करने का. तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर जो एक चीज रहती है कि जो बिल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. ये हमने पहले भी थोड़ा आइडिया लिया था, बट आई टोल्ड यू कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ये पार्लियामेंट का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे. एक टाइप है इसकी पब्लिक मेंबर बिल और दूसरा है प्राइवेट मेंबर बिल. ये दो क्लासिफिकेशंस हैं बिल्स की. और एक और क्लासिफिकेशन है बिल्स की जो हमने लास्ट में जस्ट बताया था आपको कि क्या क्या है वो. एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंशियल बिल, और द लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. आई होप जब हमने पहला लेक्चर लगाया था आपने वो देखा होगा कि जो आर्टिकल 368 में है संविधान को बदलने की जो प्रोसेस है वो यहां पे मेंशन्ड है, वो वाले बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. अब हम पहले पढ़ते हैं ये बिल्स क्या होते हैं, देन वी विल सी कि पास कैसे होते हैं. अब जब ये बिल्स हैं जो पार्लियामेंट है, आई टोल्ड यू कि ये जो है ये किसकी होती है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो इसमें रूल करती है. तो जो लोकसभा है इसमें जो एमपीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे अभी 543 एमपीज हैं. अब जिसकी गवर्नमेंट होगी उसके पास मेजॉरिटी नंबर होगा, दैट इज 272. जनरली जो गवर्नमेंट का बिल होता है उसे हम कह देते हैं पब्लिक मेंबर बिल. गवर्नमेंट का बिल मतलब जो भी कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा. अब बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके एमपीज हैं लेट्स सपोज 272 एमपीज हैं एनडीए के. अब इसमें से सारे मिनिस्टर तो नहीं है, एट प्रेजेंट ओनली 72 जो हैं हमारे वो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब बीजेपी के जो भी मिनिस्टर्स हैं अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक मेंबर बिल. उसके अलावा अगर कोई नॉन मिनिस्टर बिल इंट्रोड्यूस करता है उसे बोल देते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. तो ये समझना है कि पब्लिक और प्राइवेट मेंबर बिल किससे लिंक्ड हैं. जो गवर्नमेंट का बंदा इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, वो होते हैं पब्लिक मेंबर बिल. अदर देन मिनिस्टर, नॉन मिनिस्टर के लिए होता है प्राइवेट मेंबर बिल. ये हो गया कि कौन बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस बिल में क्या लिखा है, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज दीज 4 टाइप्स ऑफ बिल्स. अब इसको ऐसे समझें, जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी बिल ये तीनों नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी बिल. अब मनी बिल क्या होते हैं, दैट थिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. संविधान के 110 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बिल उन प्रोविजन से डील करता है जो कहां पे लिखे हुए हैं आर्टिकल 110 में, बिकॉज वो जनरली कौन से मैटर्स होते हैं, मनी मैटर से लिंक होता है. अब ना मनी के मैटर्स कुछ और भी हो सकते हैं, पर जो आर्टिकल 110 में लिखे हैं अगर सिर्फ वही है बिल में देन दैट बिल इज कॉल्ड एज मनी बिल. अगर कोई भी मनी की बात है बट वो अदर देन आर्टिकल 110 है तो उसको हम काउंट कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल्स में. तो आप ऐसे ये समझ लें कि संविधान के 110 आर्टिकल में कुछ चीजें लिखी हैं, उसमें पैसे की बात है, मनी की बात है. अगर आपका बिल बस आर्टिकल 110 तक ही लिमिटेड है तो वो मनी बिल की डेफिनेशन में आ जाएगा. अगर कोई और पैसे की बात है देन दैट बिल विल बी इन फाइनेंशियल बिल. अब फाइनेंशियल बिल दो टाइप के हैं, 1 और 2. अब जिस बिल में कोई भी मनी की बात नहीं है तो वो हो जाते हैं ऑर्डिनरी बिल.
जहां पे क्या है, अदर देन मनी मैटर्स, तो जहां पे बिल्कुल भी पैसे की बात नहीं है, दीज बिल्स आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिल। और जहां पे पैसे की बात है, और वो कौन से वाली, आर्टिकल 110 वाली, वो है मनी बिल। अब फाइनेंशियल बिल दो टाइप की हैं, 1 और 2। फाइनेंशियल बिल में किसकी बात हो रही होगी, मनी की, बट कौन से वाली, अदर देन 110। अब जो फाइनेंशियल बिल है दो टाइप के हैं, 1 और 2। जो 1 वाला बिल है, इट डील्स विद मनी मैटर्स, प्लस उसमें कौन से मैटर होंगे, ऑर्डिनरी मैटर्स। कौन से वाले मनी मैटर्स, अदर देन 110। एक होते हैं फाइनेंशियल बिल जिसमें क्या होंगे, सिर्फ मनी मैटर्स। कौन से वाले, अदर देन 110। तो ये फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है और 2 है। इनमें पैसे की बात होती है, अदर देन 110। अगर बिल में सिर्फ पैसे की बात हो रही है, अदर देन 110 आर्टिकल, तो वो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है। अगर फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की बात करें तो इसमें क्या होगा, मनी मैटर्स होंगे अदर देन 110 प्लस ऑर्डिनरी बिल के फीचर्स होंगे, वो आ जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में। अब लास्ट में कौन सा बचता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो बिल संविधान को बदलने के लिए लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने संविधान में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की, जैसे 44th अमेंडमेंट हुई थी, तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई होगी, तो इसके लिए बिल आया होगा। और हमने देखा था इस बिल के अंदर जैसे एक वर्ड ऐड किया था, क्या, कैबिनेट, कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे लगती है। तो हमने संविधान में अमेंडमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर चेंज करना है, दिस बिल्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब ये चारों बिल्स हमें पता है और ये दो बिल पता है। अब बिल को पास करने का हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, बिकॉज हर बिल को पास करने का तरीका अलग है। तो वी विल हैव टू सी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिल क्यों कैसे पास होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है वो कैसे होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। और उसके बाद बिल को कौन साइन करता है, प्रेसिडेंट। तो अगर बिल पास करवाना है तो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, और एंड में कौन साइन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें यह है कि एक तो बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो कौन से हाउस में होता है, इन विच हाउस बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड। एक तो ये होता है, क्योंकि कुछ बिल होते हैं जो इन विच हाउस बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड। एक तो होता है कुछ बिल्स होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ बिल हैं जो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। एक होता है कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले किससे पूछना पड़ता है, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। तो एक एस्पेक्ट क्या है कि क्या बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले यू नीड द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉट। एक है कि बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, एक है कि किस हाउस के पास पावर है बिल को पास करने की, एक के पास है या दोनों के पास है। फिर आता है प्रेसिडेंट का काम। अब हम समझते हैं चार टाइप ऑफ बिल्स। आपको ये तो क्लियर है ना, ये चार टाइप ऑफ बिल्स कौन कौन से हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल कौन से हैं, जो फाइनेंशियल बिल्स आर टाइप ऑफ बिल्स जो मनी से रिलेटेड हैं, पर वो मनी वाले मैटर्स 110 से अलग हैं। यही है ना फाइनेंशियल बिल्स, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि जो टाइप 1 है, इट डील्स विद मनी मैटर्स एज वेल एज ऑर्डिनरी मैटर्स। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 डील्स विद मनी मैटर्स ओनली बट अदर देन आर्टिकल 110। ये क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स कैसे पास होते हैं। अब ना हम मनी बिल को अगर पहले उठाएं या ऑर्डिनरी बिल को उठाते हैं, ऐसे करते हैं, हम ऑर्डिनरी बिल को उठा लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। तो ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। तो ऑरेंज में मैं कर रहा हूं ऑर्डिनरी बिल। अब ना ऑर्डिनरी बिल को अगर आप देखें तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। इसे दोनों हाउसेस को, बोथ द हाउसेस हैव टू अप्रूव इट, हैव टू अप्रूव इट। तो जो ऑरेंज में लिख रहा हूं, इट इज फॉर ऑर्डिनरी बिल। तो दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ता है, और ये जो बिल है ऑर्डिनरी बिल, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और जब इसको इंट्रोड्यूस
कर देंगे और पास कर देंगे, तो ये पास कौन सी मेजॉरिटी से होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। तो मैं ऑरेंज में जो बना रहा हूं वो है ऑर्डिनरी बिल। मतलब ये बिल बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होता है, सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करना होता है, और जब दोनों हाउसेस पास कर देते हैं तो बिल कहां जाता है? प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट हैज 4 ऑप्शंस। आइदर ही कैन पास द बिल, he can reject the bill, he can send the bill back to the houses, and if the houses passes the same bill again, then president has to give the assent. Third, president can use a pocket veto in which he will not say anything on the bill. ये हैं 4 ऑप्शंस। ये है ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। अब आता है कि जो हमारा कौन सा बिल है, मनी बिल है। दैट लेट्स डिस्कस अबाउट मनी बिल। ग्रीन में कौन सा है? मनी बिल। अब मनी बिल में कंडीशन क्या है? एनी मनी मैटर, क्योंकि सरकार को पैसा खर्च करना है तो पहले सरकार से पूछना पड़ेगा। सरकार मतलब प्रेसिडेंट, और ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ओनली इन लोकसभा, एंड हैज टू बी पास्ड ओनली बाय राज्यसभा, ओनली बाय लोकसभा। इसका मतलब क्या बताता हूं, मतलब लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से मनी बिल पास करती है। अगर राज्यसभा बिल पास ना करे तो बिल पास मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में बिल पास ना करे तो बिल को पास मान लिया जाता है। अगर 14 दिन से पहले राज्यसभा लोकसभा को भेज दे तो लोकसभा बिल को पास कर सकती है, फिर राज्यसभा से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर्स। तो भाई जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है उसको राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती थी, क्योंकि दोनों का अप्रूवल चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। बट इन केस ऑफ मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, उसे पास करना पड़ता है, राज्यसभा के पास जाता है, उसके बाद 2 ही ऑप्शन है, या तो बिल को पास कर दे या बिल को वापस भेज दे। अगर वापस भेज दिया तो फिर बिल लोकसभा के पास आ जाता है, फिर लोकसभा उसको पास करके डायरेक्टली कहां भेज देती है? प्रेसिडेंट के पास। तो राज्यसभा यहां तो डिले कर सकता है मैक्सिमम फॉर 14 डेज, उससे ज्यादा उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है राज्यसभा बैठा है 6 महीने तक, मैक्सिमम 14 दिन तक बैठ सकता है। अगर 14 दिन में राज्यसभा ने बिल पास नहीं किया तो अपने आप उसे पास मान लिया जाता है। अगर वो वापस भेज दे तो लोकसभा पे डिपेंड है उसे क्या करना है। अगर उसने दोबारा पास कर दिया तो बिल कहां जाता है? प्रेसिडेंट के पास, फिर दोबारा राज्यसभा के पास नहीं जाता है। मगर राज्यसभा के पास मनी बिल को अमेंड करने की पावर नहीं है, रिजेक्ट करने की पावर नहीं है, बस उस पर वो टिप्पणी कर सकती है कि भाई दोबारा देख लो, रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं, वो भी 14 दिन से पहले पहले। अगर 14 दिन से ज्यादा दिन हो गए, एक भी 14 दिन से अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ, हम मान लेते हैं बिल क्या हो गया? पास। मतलब राज्यसभा मैक्सिमम बिल को वापस भेज सकती है विद इन 14 डेज टू द लोकसभा, फिर लोकसभा की मर्जी है बिल को पास करना है कि नहीं। अगर मान लो लोकसभा को लगा कि मैं उनकी बात मान लेती हूं तो लोकसभा मान लेगी, नहीं मानना हो तो नहीं मानेगी, किसकी चलेगी? लोकसभा की। तो मनी बिल के मैटर्स में किसकी चलती है? ओनली लोकसभा की। फिर जब बिल कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। देन प्रेसिडेंट हैज ओनली 2 ऑप्शंस। प्रेसिडेंट हैज ओनली 2 ऑप्शंस, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। मनी बिल में डिले नहीं होता है, ना तो पॉकेट वीटो होती है ना सस्पेंसिव वीटो होती है। क्योंकि वापस भेजो हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो। और जब हम जेब में डाल के रख लेता है प्रेसिडेंट, उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये मनी बिल में अलाउड नहीं है, यस या नो दो ही अलाउड है। तो मनी बिल में तो ये कंडीशन है। अब आते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 क्या होते हैं? ये यहां तक क्लियर है पहले? तो मतलब मनी बिल के केस में क्या है? मनी बिल के केस में सिंपल है कि जो मनी बिल हैं, दीज बिल्स हैव टू बी पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। हम ये कहते हैं कि अगर राज्यसभा ने बिल पास नहीं भी किया तो भी हम उसको पास मान लेते हैं। तो एवरी बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। मनी बिल के केस में राज्यसभा जब पास नहीं करती है 14 दिन तक, उसे पास मान लिया जाता है। जब राज्यसभा वापस भेजती है तो लोकसभा की अथॉरिटी होती है, जब वो वापस भेजती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, तो राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। तो कोई भी बिल पास होगा वो बोथ हाउसेस के द्वारा ही होता है। राज्यसभा के पास पावर नहीं है अमेंड और रिजेक्ट करने की। तो जो भी होता है मानते हैं राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस, तो इसलिए इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 कि ये क्या होते हैं, कैसे ये पास होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। पहले आपको एक क्लियर है क्या होता है टाइप 1 और क्या होता है टाइप 2? ये नहीं,
कंफ्यूज होना है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बस मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इसमें डिफरेंस। अब आता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2। हाँ जी, इसको पास करने का पूरा प्रोसेस होता है हाउस में, रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, वो अभी पढ़ेंगे, पर हम अभी आपको बता रहे हैं ये बिल्स पास कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और 2 क्या होते हैं। जैसे हमने आपको पहले कहानी बताई थी फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और 2 की, दोबारा बता देते हैं क्या है ये टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 हमने बोला था, टाइप 1 मतलब हमने एक चीज बताई थी ना कि एक बिल है फाइनेंशियल बिल, ये ऐसे समझ लें, फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल प्लस ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल नहीं, मतलब मनी मैटर्स, ऐसे समझ लें। इसमें मनी मैटर्स भी हैं और ऑर्डिनरी मैटर्स भी हैं, ये समझ लें। जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 था या 1 था, पहले 1 करते हैं। जो 1 टाइप था, मतलब दूसरे में फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में क्या है, पैसे की बात होगी, मनी की बात होगी, पर वो मनी कहां नहीं होगी लिखी हुई, आर्टिकल 110 में। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 का मतलब है मनी मैटर्स की बात होगी, पर वो कौन से नहीं होगी, आर्टिकल 110 को छोड़ के जो पैसे की बात हो रही है। आर्टिकल जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है उसमें क्या होता है, मनी बिल के फीचर्स भी होते हैं और किसके फीचर होते हैं, ऑर्डिनरी बिल के फीचर्स भी होते हैं। मनी बिल कौन सा, आर्टिकल 110 वाला। तो ये है 1 और 2। आई थिंक मैंने आपको जो पहले बताया फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और 2 वो उल्टा बता दिया शायद, पर जो भी है ये फाइनल है। वो उल्टा बताया है तो देख लें, शायद उल्टा हो गया आगे पीछे, पर जो अब बता रहा हूं ये है, वो चेक कर लेना दोबारा, अगर उल्टा बताया हुआ तो ये कर लेना जो ये है। मेरे को याद नहीं है, शायद उल्टा बता दिया ऐसे लग रहा है मेरे को, पर देख लेना कि जो भी है, पर ये फाइनल है कि जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है दैट डील्स विद द मनी मैटर्स ओनली, बट दैट मनी मैटर्स हैव नथिंग टू डू विद आर्टिकल 110। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है उसमें होते हैं मनी मैटर्स प्लस ऑर्डिनरी बिल के फीचर्स। मनी बिल के फीचर कहां लिखे हैं, 110 में लिखे हैं। ये फाइनल है। अगर पहले वाला है कंफ्यूजिंग तो इसको फाइनल मान लें, कहीं बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। अगर ये कंफ्यूजिंग है, दिस इज फाइनल। हमें वापस हम जा नहीं सकते वीडियो में, आप जा सकते हैं तो देख लें। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या है, जहां पे मनी की बात हो रही है, पर वो मनी की बात 110 के अलावा है, ओनली मनी की बात हो रही है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में मनी की बात भी हो रही है और ऑर्डिनरी फीचर्स भी हैं उसमें बिल के। और मनी कौन से वाली, 110 वाली। अब जब फाइनेंशियल बिल टाइप 1 पास करना है, ये कैसे होता है, ये ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है। बस ये ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है। कौन सा, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल इज पास लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, बस इसमें फर्क है, जो ब्लू में मैं मार्क कर रहा हूं, तो ब्लू में मार्क कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1। तो इसमें बस एक फर्क है, ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है, बस इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है, और ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। बाकी सारा काम कैसे है, लाइक ऑर्डिनरी बिल। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जिसमें मनी मैटर्स भी हैं 110 वाले और ऑर्डिनरी बिल के फीचर भी हैं, ये इट इज पास लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। बस दो डिफरेंसेस हैं, क्या कि ऑर्डिनरी बिल तो किसी भी हाउस में आ सकता है, पर ये कहां पे आता है, ओनली लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल को पूछने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना नहीं पड़ता है, पर यहां प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। तो इसके दो फीचर मनी बिल की तरह है, बाकी जैसे भी पास होता है ऑर्डिनरी बिल की तरह है, कि राज्यसभा के पास अपनी पावर है इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल टाइप 1। और जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, जिसको मैं पिंक में ड्रॉ कर देता हूं, उसमें क्या फर्क है, उसमें सब कुछ ऑर्डिनरी बिल की तरह है, ए टू जेड। बस एक फर्क है, वो क्या है कि जब भी हाउस उसको पास कर रहा होगा, जब भी हाउस उसको पास कर रहा होगा, कोई भी हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल की तरह है, दोनों हाउस पास करेंगे, तो जो भी हाउस इसको पास कर रहा होगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसको पास करने से पहले हाउस को प्रेसिडेंट बोलेगा कंसीडर करने के लिए। मतलब ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इंट्रोड्यूस करने से पहले नहीं पूछना है, पर जब बिल पास कर रहा होगा वो हाउस, एनी हाउस, बोथ लोकसभा राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करने के लिए बोलेगा। अगर प्रेसिडेंट ने नहीं बोला तो बिल पास नहीं हो सकता। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये है हमारा फाइनेंशियल बिल टाइप 2।
और एक क्या है लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और अगर आप मेरे को पूछो कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और 2 में प्रेजेंट के पास क्या ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है लाइक ऑर्डिनरी बिल। तो मैंने आपको ये बता दिया डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बिल से, बाकी फीचर्स क्या है, सेम टू सेम लाइक ऑर्डिनरी बिल। अब बचता है हमारे पास कौन सा बिल, अ बिल दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो मैंने यहां पे लिख दिया CAB, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दिस बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। किसी भी हाउस में आ सकता है। कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो ये बिल किसी भी हाउस में आ सकता है। ये बिल लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी। उल्टा हो जाएगा इधर, प्रेसिडेंट से पहले पूछना नहीं पड़ता है इस बिल को लेके आने के लिए। दोनों हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं। जब प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, क्या, बिल को साइन करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट हैज ओनली वन ऑप्शन टू गिव एसेंट टू द बिल। बाकी तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। दोनों हाउसेस पास करते हैं। कौन सी मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से। किसी भी हाउस में आ सकता है, प्रेसिडेंट से पहले पूछना नहीं पड़ता है। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताएं कि इज दिस थिंग क्लियर और नॉट। दोबारा बताता हूं एक बार, पर यह आपको क्लियर होना चाहिए कि बिल कैसे पास होते हैं। हमने बताया बिल कितने टाइप के हैं, ये हमने बताया ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और 2 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये हमने बता दिया ना आपको कहानी से। अगर ये कहानी बता दी है और ये भी बता दिया है कि जो बिल्स होते हैं ये पब्लिक मेंबर भी होते हैं और प्राइवेट मेंबर भी होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक मेंबर बिल, तो दीज बिल्स आर, वो बिल्स हैं ये जो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। तो if a bill is introduced by any of the minister, that bill is called as public member bill. अगर कोई बिल नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट मेंबर बिल। पहला क्लियर। बिल चार टाइप के और होते हैं एक तरह से, कि उस बिल में लिखा क्या है। ये क्लासिफिकेशन है उस बिल को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, और ये क्लासिफिकेशन है उस बिल को, बिल में लिखा क्या है। अगर बिल में कोई भी मनी मैटर नहीं है और संविधान को बदलने की बात नहीं है, अगर किसी बिल में पैसे की बात नहीं है और संविधान को बदलने की बात नहीं है, वो है ऑर्डिनरी बिल। जिसमें पैसे की बात है, और कौन सा पैसा, जो कहां पे लिखा है, आर्टिकल 110 में, तो वो कौन सा बिल हो जाएगा, मनी बिल। और एक है फाइनेंशियल बिल। ये दो टाइप के हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 है, जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है, यहां देखिए, हम कह रहे थे ना, गलत तो बताया, यहां चेक कर लेते हैं, वहां लिखा हुआ है हमने। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के हैं जहां मनी बिल की बात भी हो रही है और ऑर्डिनरी बिल की बात भी हो रही है। तो जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है वो क्या होते हैं, जहां पे मनी बिल की बात भी हो रही है और बाकी मैटर की बात भी हो रही है। तो हमने सही बताया था, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है, हमने सही बताया था। टाइप 1 वो है जहां मनी बिल की बात भी हो रही है और ऑर्डिनरी बिल की बात भी हो रही है। और मनी कौन से वाली, जो कहां लिखी है, 110 में लिखी है, प्लस ऑर्डिनरी बिल। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या है, जहां पे मनी की बात हो रही है, पर कौन से मनी की बात हो रही है, जो कहां नहीं लिखी है, 110 में नहीं लिखी है। यही बताया था पहले भी, बाद में भी ये बताया। और क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जहां संविधान बदलने की बात होती है। अब हमने बताया कि जो पहले ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, और ऑर्डिनरी बिल को हमने बताया जो ऑरेंज में लिखा हुआ है। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से नहीं पूछना पड़ता। ऑर्डिनरी बिल को दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई भी हाउस में, दोनों हाउस मतलब किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोनों हाउसेज के पास सेम पावर है, दोनों हाउसेज को अप्रूव करना पड़ता है। और उसके बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट हैज 4 ऑप्शंस, यस, नो, वापस और पॉकेट वीटो। उसके बाद आता है मनी बिल। मनी मैटर्स में लोकसभा के पास पावर है, क्योंकि जो मनी है वो लोगों की है और जो लोकसभा है वो है हाउस ऑफ पीपल। पैसे को लेके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है। तो इसीलिए जो मनी बिल होता है, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। और ये आएगा भी कहां पे, ओनली लोकसभा। पहले लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। अगर वो पास नहीं करता, 14 दिन में उसको पास मान लिया जाता है। अगर वो कुछ बोलता है कि भाई चेंज करो, तो वापस भेजेगा। जब वापस भेजेगा, फिर मानना ना मानना किस पे है, लोकसभा पे है। मतलब राज्यसभा बिल को ना तो अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है, बस क्या दे सकता है, मैक्सिमम सजेशंस दे सकता है। पर वो सजेशन लोकसभा के पास जाएंगी, मानना ना मानना लोकसभा पे है। अगर उसने सजेशन नहीं मानी और पास कर दिया, तो मानेंगे राज्यसभा ने बिल पास कर दिया।
तो राज्यसभा के बिल पे, इसका मतलब क्या है, अगर लोकसभा ने बिल पास किया, मनी बिल, और इसके पास गया, या तो ये पास कर देगा या ये कुछ नहीं बोलेगा 14 दिन तक। अगर नहीं बोला तो पास मान लिया जाएगा। अगर ये वापस भेजता है और ये उसकी जो चेंजेस हैं उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं, तो भी बिल को राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। तो मतलब मनी बिल भी दोनों हाउसेज ही पास करते हैं, क्योंकि जब राज्यसभा नहीं भी कर रहा होता है तब भी उसको मानते हैं कि उसने पास कर दिया है। तो इसलिए दोनों हाउसेज पास करते हैं, पर राज्यसभा के पास पावर नहीं है उस बिल को खत्म करने की। और फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि मनी बिल किसमें लिखा है, ग्रीन में, तो ऑप्शन क्या है, यस और नो, ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1। ये सेम ऑर्डिनरी बिल की तरह है, बस दो फर्क हैं, ये प्रेसिडेंट से पूछ के आएगा और लोकसभा में ही आएगा। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है ऑर्डिनरी बिल की तरह। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह है, बस एक ही डिफरेंस है, जब वो दोनों हाउसेज में पास होगा, उसको पास करने से पहले प्रेसिडेंट उसे कंसीडर करने के लिए बोलेगा। और जो लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी हाउस में आ सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है यस बोलने की, और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आर पास्ड। आया समझ में यहां तक? ये तो होगा बिल्स कैसे पास होते हैं। अब जब भाई हाउस में जाते हैं, हाउस इन बिल्स को कैसे कैसे पास करता है, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट टू। वो करते हैं। पर यहां तक किसी को डाउट है? हमने क्लैरिटी से समझा दिया, पर किसी को डाउट है यहां तक? नहीं। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि वो बिल कैसे पास होता है या बजट कैसे पास होता है, हाउस में प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी बिल को पास करने की स्टेजेस होती हैं। एक तो वो हाउस में जाता है, पहले आता है पहले हाउस में, फिर जाता है दूसरे हाउस में। जो काम पहले हाउस में होता है, सेम हाउस काम सेकंड हाउस में होता है। मतलब अगर हम एक हाउस का पढ़ लें, दूसरे का सेम काम है। तो एक हाउस में जब बिल पास होता है, उसमें रीडिंग्स होती हैं। तो पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, फिर होती है सेकंड रीडिंग, फिर होती है थर्ड रीडिंग। और फिर जब ये रीडिंग खत्म हो जाती हैं, वहां से कंक्लूड करते हैं कि बिल पास हुआ या नहीं हुआ। हमने बोला ना कि बिल दोनों हाउसेस पास करते हैं। पास करने के लिए यहां से गुजरना पड़ता है। अगर ये तीनों रीडिंग सेटिस्फाई हो जाएं तो हम पास मान लेते हैं, अदरवाइज हम मानते हैं पास नहीं हुआ है। अब ये कैसे होते हैं इसको देखें। अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जिस भी मेंबर को ये बिल लेके आना है, चाहे वो पब्लिक मेंबर हो, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फाइनेंशियल बिल हो, कुछ भी हो, जब भी बिल पहले किसी हाउस में आएगा, वहां होगी पहली रीडिंग। पहली रीडिंग में क्या होता है, आप बिल को, जो बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा है वो क्या बताएगा बिल के, टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स। भाई हर बिल का कोई ऑब्जेक्टिव होगा या कोई टाइटल होगा, बस वो वही बताएगा। और बताएगा ये मैं बिल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका ये ऑब्जेक्टिव है और ये इसका टाइटल है, बस। और कुछ टिप्पणी नहीं करेगा उस पर। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी स्टेज पे। क्या होगी, नो डिस्कशन ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। और जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्या इस पे किसी ने टिप्पणी की? नहीं। जिसने इंट्रोड्यूस किया उसने बताया कि मैं बिल को क्यों लेके आया हूं। अगर इसको हमने पहले इंट्रोड्यूस किया और बाद में इसको क्या करना पड़ता है, गैजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई करवाना पड़ता है। तो पहले आप जब इसको इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑफिशियल गैजेट में इसे नोटिफाई भी करवाना पड़ता है। इसका पर्पस ये होता है कि भाई जब आप नोटिफाई करवाते हो तो लोगों को पता लग जाता है कि पार्लियामेंट में कोई बिल आया है, ताकि लोग भी उस बिल को पढ़ पाए। गैजेट ऑफ इंडिया तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहां पे पूरे रिकॉर्ड होते हैं। मान लो आपने इंट्रोड्यूस करने से पहले ही क्या कर दिया, गैजेट में निकला दिया। मान लो आपने बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, फर्स्ट रीडिंग से पहले उसे कहां निकाल दिया, गैजेट ऑफ इंडिया में। फिर आपको उस बिल को दोबारा गैजेट ऑफ इंडिया में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो पहले ही गैजेट ऑफ इंडिया में है तो फिर काम सही है। तो यहां तो आप पहले बिल को इंट्रोड्यूस करें, उसके टाइटल ऑब्जेक्टिव बताएं, इस पर डिस्कशन नहीं होगी, और फिर कहां पब्लिश करें, ऑफिशियल गैजेट में। अगर पहले ही आपने ऑफिशियल गैजेट में ले आए हो, फिर बिल को इंट्रोड्यूस करो, फिर दोबारा गैजेट में लेके आने की जरूरत नहीं है। मतलब पहली रीडिंग में क्या हो रहा है, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, नो डिस्कशन एट ऑल। मतलब हाउस में बिल आ गया है बस। फिर आती है सेकेंड रीडिंग।
सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, अब आपको बिल पे चर्चा करनी है एंड द सेकेंड रीडिंग इज बेसिकली सेकेंड रीडिंग इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस। पहली है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। जो सेकेंड रीडिंग है इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। पहली है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, मतलब इस स्टेज में बिल पे जनरल लेवल पे टिप्पणी होगी। मतलब आप ना अब जब किसी बिल को देखते हैं तो बिल में ना बहुत ज्यादा क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस मतलब वहां लिखा होता है बिल में। अब आप ना बिल का क्लॉज क्लॉज डिस्कस नहीं करोगे, क्या करोगे, इन जनरल बिल पे डिस्कशन होगी। पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, डिस्कशन नहीं हुई है। अब क्या हो रही है, जनरल डिस्कशन कि ये बिल सही है नहीं है, कितना सही है कितना गलत है। आपने क्लॉज नहीं पढ़ाया अभी, अभी जनरल टिप्पणी होती है। फिर जब जनरल टिप्पणी हो जाती है तो बिल को हम कहां भेजते हैं, कमेटी के पास भेजते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी हुई हैं जहां दोनों ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं। कमेटी उसको देखती है, फिर कमेटी उसको पढ़ती है और अपनी रिपोर्ट कहां रखती है, हाउस में। फिर क्या होती है, कंसीडरेशन स्टेज। फिर हम बिल को कंसीडर करते हैं, फिर बिल के हर एक क्लॉज पे वोटिंग होती है। यहां हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, यहां हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है। बिल में 500 क्लॉजेस होंगे, 500 प्रोविजन होंगे, हर प्रोविजन पे डिस्कशन होगा और हर प्रोविजन पे वोट होगी। अगर मान लो वोट हुई और पार्लियामेंट ने, हाउस ने उस क्लॉज को मेजॉरिटी पास करके रिजेक्ट कर दिया तो बिल में से वो क्लॉज हट जाता है। तो वो कौन सी स्टेज है, कंसीडरेशन स्टेज। तो जो पहली स्टेज है वहां जनरल डिस्कशन हो रहा है, वहां पे कोई भी क्लॉज को डिलीट नहीं किया जा रहा है, बस हम डिस्कस कर रहे हैं। जब कमेटी में जाता है, कमेटी उसको डिस्कस करती है डिटेल में, अपनी रिपोर्ट कहां रखती है, हाउस को। अब हाउस उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में डिस्कस करता है और वोटिंग होती है क्लॉजेस पे। अगर वोटिंग के टाइम पे कोई भी क्लॉज को मेजॉरिटी से पास करके रिमूव कर दिया जाए तो बिल में से वो क्लॉज हट जाता है। फिर आती है थर्ड स्टेज। इस रीडिंग पे बिल एज अ होल पे वोट होती है। भाई बिल एज अ होल पे वोट होती है कि बिल पास करना है कि नहीं करना है। तो यहां पे फोकस किस पे, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल पे। तो जो पहली रीडिंग है वहां पे बस क्या कर रहे हैं, हम बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टाइटल और ऑब्जेक्टिव बता के। सेकेंड रीडिंग में हम बिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, सेकेंड होती है कमेटी स्टेज एंड थर्ड इज अ कंसीडरेशन स्टेज। इसमें हम करते हैं जनरल डिस्कशन, कोई वोटिंग नहीं हो रही है बिल पे, कोई क्लॉज पे वोटिंग नहीं हो रही है, बस ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी अपना व्यू देते हैं बिल एज अ होल पे। मान लो आपने एग्जाम दिया पीसीएस नॉमिनेशन का, आपने उस पे पेपर पे जनरल टिप्पणी की कि पेपर मुश्किल था, आसान था, कहां से आया, बाहर से आया, पिछली बार से टफ था या गलत छप गया, ये डिस्कशन होगी। फिर जो कमेटी स्टेज है वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ती है कि एक्चुअली में कहां क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में एरर है, इसमें एरर ही एरर है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन टफ है, सिलेबस से बाहर है। कमेटी ने किया, फिर जाते हो आप हाउस में और हाउस में हर एक क्वेश्चन पे वोट होगा कि क्वेश्चन सही था कि नहीं। जो क्वेश्चन मान लो गलत होंगे, हाउस ने अगर पास कर दिया ये क्वेश्चन गलत है तो वो क्वेश्चन बिल से रिमूव हो जाएगा, मतलब पेपर से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन पे वोट हो रही है। फिर एंड में आप डिसाइड करते हो कि पेपर को हम सही माने कि नहीं, तो आप बिल एज अ होल पे वोट करते हो, यस या नो। थर्ड स्टेज में वोटिंग होती है पूरे बिल पे। सेकंड स्टेज के थर्ड जो होती है सब स्टेज, उसमें वोटिंग होती है उस बिल के हर एस्पेक्ट पे। अगर ये चीज पास हो जाए फिर बिल कहां चला जाता है, सेकंड हाउस में। वहां पे भी क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग के बाद अगर पास हो जाए तो फिर कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हाउसेस पास करते हैं, तो जो हाउसेस पास करते हैं यहाँ हर हाउस की 3-3 स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं, 3-3 स्टेजेस होती हैं। अगर लोकसभा में आया तो 3 स्टेजेस वहां पे, राज्यसभा में गया तो 3 स्टेजेस वहां पे। हर बिल की स्टेजेस होती हैं 3-3, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिल कैसे पास होता है। तो सारे बिल ऐसे ही पास होते हैं, हर हाउस में 3-3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आता है कि भाई बजट कैसे पास होता है। जैसे बिल पास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पार्लियामेंट में अगर अकाउंटेबिलिटी है तो वो किसकी है, पैसों की है। क्योंकि मेन चीज क्या है, मनी। तो वो मनी वाले मैटर्स आ जाते हैं कि मनी मतलब बजट कैसे पास होते हैं। तो आपको बताया ना कि मेन जो पावर है वो किसकी पावर है, मनी की पावर ही है।
अब ना संविधान में कुछ चीजें लिखी हैं, उसके बेसिस पे ये हम समझते हैं। बजट इन पार्लियामेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज बजट इन पार्लियामेंट। फिर हम लास्ट में करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा, दैट इज लोकल बॉडीज, बजट इन पार्लियामेंट। अब ना संविधान में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका जो मेन फीचर है वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। द मेन फीचर ऑफ दिस बजट इज, मतलब दिस पार्लियामेंट इज अकाउंटेबिलिटी। बजट का मेन फीचर क्या है? अकाउंटेबिलिटी इन कौन से मैटर्स? मनी मैटर्स। तो कौन से मैटर्स में अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है? मनी मैटर्स में। अब ना संविधान में एक चीज लिखी है, जब हम बजट करते हैं, पहली बात तो संविधान में वर्ड बजट लिखा ही नहीं। क्या लिखा है वर्ड? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड लिखा है संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो तो हम लोकल या इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि बजट है। बजट मतलब वही खाता, बही खाता साल का, कि कहां से पैसा आएगा और कहां से खर्चेंगे। पर अगर हम बात करें तो देयर इज अ वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड, दैट इज मेंशन्ड इन बेसिकली आर्टिकल 112। संविधान के 112 आर्टिकल में वर्ड लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या है ये? मैं इसको बजट बोलूंगा, पर है ये साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वही बजट भी वही होता है, साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे एक चीज बताएं, जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में क्या लिखा होता है? बजट में चीज लिखी होती है कि भाई कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा खर्च करना है। ये लिखा होता है ना बजट में, कि साल में हमें कहां कहां पे पैसा खर्च करना है। मतलब एक्सपेंडिचर, अगर मैं यहां लिखूं तो यहां पे क्या होगा? एक्सपेंडिचर। और क्या होगा यहां पे? पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू। ये है, यही होता है ना खाते में, कि कहां से पैसा आएगा, कहां खर्चेंगे। तो अगर मैं आपको चीज बताऊं कि जो एक्सपेंडिचर है, जब हम पैसा खर्चने की बात करेंगे तो उस बिल को हम क्या बोल देते हैं? उस बिल को हम बोल देते हैं दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल। जिस बिल में खर्चने की बात होगी, एप्रोप्रिएशन बिल। तो जब मैं अगली बार वर्ड यूज करूंगा एप्रोप्रिएशन बिल, उसका मतलब क्या होगा? खर्चने वाला बिल। एक होता है फाइनेंस, मतलब इनकम कहां से आएगी, तो हो जाएगा फाइनेंस बिल। तो दो तरह के बिल हैं, एक एप्रोप्रिएशन बिल और एक क्या है? फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में पैसा खर्चने की बात है और फाइनेंस बिल में पैसा लेने की बात। और पैसा लेते कहां से हैं? इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो जब हम पैसा खर्चने की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा? एप्रोप्रिएशन मतलब, और जब पैसा आ रहा होगा रेवेन्यू, दैट इज फाइनेंस। ये है आर्टिकल 112 की कहानी। अब कैसे पास होता है, कैसे नहीं होता है, लेट्स सी दैट प्रोसेस। अपना संविधान में एक चीज लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली क्या है कि अगर कोई भी टैक्स लगाना है वो आप बिना लॉ की अथॉरिटी के नहीं लगा पाओगे। और कोई भी पैसा जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो प्रेसिडेंट के बिना आपकी हो नहीं सकती है। तो दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है वर्ड आर्टिकल 265 में, वहां पर क्या लिखा है? नो टैक्स कैन बी लवीड, नो टैक्स कैन बी लवीड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। मतलब बिना पार्लियामेंट की अथॉरिटी के तुम किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? लोग। मतलब लोग ही अपने आप पे टैक्स लगाएंगे और कोई नहीं लगा सकता। तो आर्टिकल 265 ने पूछा है कि अगर टैक्स लगाना है तो लोगों से पूछना पड़ेगा। तो बजट में क्या लगता है? टैक्स। कौन सा बिल होता है? फाइनेंस बिल। किससे पूछना पड़ता है? लोगों से। लोग कहां बैठे हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में भी कहां बैठे हैं? लोक सभा में। And because budget is a money bill, and I told you in money bill, there is no power of Rajya Sabha. Only House of People, or called as Lok Sabha, has the power. आया समझ में यहां तक? तो ये हो गया है
पहली कहानी 265 की। और एक कहानी क्या लिखी है 113 नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल 113 में, उसमें क्या कहानी लिखी है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब है कि हर साल मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं, पैसा मांगती हैं, डिमांड करती हैं खर्चने के लिए। तो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट या डिमांड ऑफ ग्रांट जो भी बोलना है, इसका मतलब क्या है, जो मिनिस्ट्री पैसा मांग रही है खर्चने के लिए। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट द क्या, प्रेसिडेंट के, विदाउट द कंसीडरेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बिना प्रेसिडेंट से पूछे तुम कोई भी पैसा नहीं मांग सकते, बिकॉज पैसा खर्चना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंट किसका होता है, गवर्नमेंट का। तो मतलब प्रेसिडेंट मतलब पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पैसा खर्च करना है तो पहले किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से। तो हर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। और डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, पैसा खर्चने की बात, वो कौन सा बिल है, अप्रोप्रिएशन बिल। तो जब मैं टैक्स की बात कर रहा हूं तो कौन सा बिल है, फाइनेंस बिल, रेवेन्यू की बात है, गवर्नमेंट कहां से पैसा लेगी। और पैसा लेने से पहले, टैक्स लगाने से पहले पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा। और जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इसका मतलब खर्चना है। तो खर्चना है तो डिमांड फॉर ग्रांट पहले किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए हैं दो प्रोविजन। अब इन प्रोविजन के बेसिस पे देखें कि जो बजट होता है ये कैसे पास होता है। जैसे कोई बिल था ना, उसकी स्टेजेस थी, वैसे 6 स्टेजेस हैं इसकी किसी बजट के पास करने की। तो पहला है, लिखें 6 स्टेजेस टू पास अ बजट। 6 स्टेजेस टू पास अ बजट। अब ना ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है हर साल ये खाता रखना पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट की है या प्रेसिडेंट करता है, खुद काम करता है या किससे करवाता है। तो प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, पर प्रेसिडेंट किससे करवाता है, फाइनेंस मिनिस्टर से करवाता है। तो पहली स्टेज होती है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे बजट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि इस साल हम कहां कहां पैसा खर्च करेंगे, कितना करेंगे और कहां से पैसा लेंगे और कैसे लेंगे। बस प्रेजेंट करता है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है, बस कोई डिस्कशन नहीं होती है। बस इस बजट को सुना जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, लोग सुनते हैं, वो बोल रही होती हैं। या अभी तो निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो बोल रही होती है तो लोग सुनते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। फिर सेकंड स्टेज आती है जनरल डिस्कशन। तो पहले बजट को वो प्रेजेंट करती हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं थोड़े दिन के लिए हाउसेज में, मेंबर्स उस बजट को पढ़ते हैं, फिर उस पर जनरल डिस्कशन करते हैं ब्रॉड लेवल पे कि भाई बजट सही है नहीं है। हम बजट के एक एक चीज को नहीं उठाते हैं कि टैक्स ज्यादा लगा दिया, गलत लगा दिया। हम ब्रॉड डिस्कस करते हैं। फिर हम जब डिस्कस कर लेते हैं तो बिल को हम कहां भेजते हैं, वहां हम कहां भेज रहे थे जनरल डिस्कशन के बाद, कमेटीज को। तो हम बिल भेज देते हैं कमेटीज के पास। कमेटीज बजट को देखती हैं और फिर वो हाउस को भेज देती हैं। जब कमेटीज ने बिल को देख लिया, बिल को मतलब बजट को देख लिया, तो पहले डिस्कशन हुई, फिर कमेटीज के पास गया, कमेटीज ने बजट को देखा। हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, हर डिपार्टमेंट की कमेटी है, हर डिपार्टमेंट की कमेटी देखती है कि इस डिपार्टमेंट ने पैसा कहां खर्च करने की बात की है, सही की है कि नहीं की है। फिर हम करते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स कि भाई जो पैसा मांगा गया है उस पे वोट करते हैं। जैसे बिल के क्लॉज पे वोट कर रहे थे, बजट में क्लॉजेस क्या होते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उस पे हम वोट करते हैं। जब वो वोटिंग हो जाती है उस टाइम क्या होता है, जितना पैसा मांगा गया है अगर वो पास हो जाए तो अप्रूव हो जाता है। अदरवाइज यहां आपके पास ये होता है ऑप्शन कि आप वोटिंग करके डिमांड फॉर ग्रांट्स को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट होती है, उसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, तो मनी बिल जो गवर्नमेंट चाहती है वैसे ही पास होता है। पर हां, यहां वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या है, जो पैसा खर्चने के लिए मांगा गया है। फिर जब ये हो जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर क्या जाता है, फिफ्थ स्टेज आती है, क्या होता है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। मतलब यहां आप एक एक डिमांड पे वोट कर रहे हो कि सही है कि नहीं है, कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन में इसने इतना इतना पैसा मांगा, इतनी इतनी स्कीम में, आप हर पे वोट करते हो। यहां पे क्या होता है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। फिर आप पूरे के पूरे जो एक्सपेंडिचर का बिल है उस पूरे बिल पे वोटिंग करते हो। फिर जब एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चने की पावर आ गई, फिर पैसा चाहिए भी, तो फिर क्या होता है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। पूरे बिल पे वोट होती है। तो जैसे थर्ड रीडिंग में पूरे बिल पे वोट होती है ना, और सेकंड रीडिंग के जो थर्ड सब स्टेज होती है वहां पे
क्लॉज पे वोट होती है, वैसे ये पूरे के पूरे बजट के एप्रोप्रिएशन पार्ट पे वोट हो रही है और फाइनेंस पे वोट हो रही है। मतलब ये एक्सपेंडिचर पे वोट हो रही है और रेवेन्यू पे वोट हो रही है, पूरे के पूरे। और यहां पे क्या है, वोटिंग ऑन हर एक एक्सपेंडिचर के क्लॉज पे वोट हो रही है। तो अगर मैं बात करूं 6 स्टेजेस की, तो 6 स्टेजेस कौन सी हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, सेकंड इज जनरल डिस्कशन, थर्ड वन इज कमेटी, उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल और फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ये 6 स्टेजेस होती हैं। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि जब यहां पे आपकी क्या हो रही है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, और यहां पे क्या पास होती हैं? कट मोशंस। मान लो भाई सरकार ने पैसा खर्च करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पैसा मांगा कि हम क्या कर रहे हैं, या ऐसे करो, एक है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसने पैसा मांगा कि हम यूरिया के लिए सब्सिडी दे रहे हैं और उसका खर्चा कितना आएगा इस साल। मानो ने मांगा कि हम 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे यूरिया सब्सिडी में। एक मिनिस्टर को लगा कि जो खर्चा कर रहे हैं फालतू है। डिमांड फॉर ग्रांट में पैसा मांगा जाता है, पैसा कौन मांगता है? मिनिस्ट्री मांगती है, डिपार्टमेंट्स मांगते हैं। एक डिपार्टमेंट ने, वो मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उन्होंने एक डिमांड रखी, बहुत सारी डिमांड रखी हुई, एक डिमांड रखी कि हमें यूरिया की सब्सिडी के लिए 10,000 करोड़ चाहिए। अब जब ये डिमांड पे वोट हो रही होगी तो मेंबर्स कहेंगे या तो ये सही है या ये गलत है। तो लेट्स सपोज किसी मेंबर को गलत लगा, उसने क्या पास कर दी? पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब है कि उस मेंबर को क्या पसंद नहीं आई जिसने ये मोशन पास की, कि पॉलिसी ही गलत है, मतलब यूरिया पे सब्सिडी देना बंद करो। और वो लिखेगा कि मैं चाहता हूं कि ये डिमांड फॉर ग्रांट जो 10,000 करोड़ की है, इसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब क्या है सिंबॉलिक? वो इंसान किस चीज से डिसएग्री है? उस पॉलिसी से डिसएग्री है। अगर ये पॉलिसी कट मोशन पास हो गई तो सच में क्या हो जाएगा? जो ये डिमांड मांगी है ये सच में 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी ये डिमांड। क्योंकि ये डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट हो रही है, यहां ऑप्शन है हर डिमांड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, क्योंकि उसके बाद तो पूरे बिल पे वोट होगी, हर एक डिमांड पे वोट नहीं होगी। तो अगर आपने पॉलिसी कट मोशन पास कर दी, तो जो कट मोशन है उसकी पहली टाइप क्या है? पॉलिसी कट मोशन। इसका मतलब क्या है? आप उस पॉलिसी से ही डिसएग्री कर रहे हैं, उस पॉलिसी से ही डिसएग्री कर रहे हैं। अगर मान लो आपको लगे पॉलिसी गलत नहीं है, बस पैसा ज्यादा दे दिया, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। मतलब आपने बोला कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है सब्सिडी से, बस नंबर क्या होना चाहिए था? 5,000 करोड़। 10,000 करोड़ ज्यादा पैसे दे दिए सब्सिडी के लिए, तो मुझे पॉलिसी से दिक्कत नहीं है, पॉलिसी में होने वाले खर्चे से दिक्कत है। उसे बोल देते हैं इकोनॉमी कट मोशन। और इस इंसान ऐसी चीज को लिख के बोल देगा कि मैं चाहता हूं कि इस डिमांड को बाय 5,000 करोड़ रुपीस रिड्यूस किया जाए। अगर ये पास हो जाएगी तो डिमांड फॉर ग्रांट अपने आप चेंज हो जाएगी बजट में, अगर ना होगी तो फिर 10,000 करोड़ वाली चलती रहेगी। और लास्ट आती है कट मोशन, दैट इज कॉल्ड एज टोकन कट मोशन। इस कट मोशन का मतलब होता है इंसान ना तो पॉलिसी से डिसएग्री है, ना इंसान इकोनॉमी से डिसएग्री है। मतलब उसे है कि पॉलिसी भी सही है, पैसा भी सही खर्च किया है, बस उसे गवर्नमेंट के किसी और चीज पे क्या होता है? ग्रीवांस होता है, गुस्सा होता है। तो उस गुस्से को दिखाने के लिए वो यहां दिखा देता है और बोलता है मैं इस डिमांड को 100 रुपए में रिड्यूस करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? इंसान ना तो पॉलिसी से डिसएग्री है यूरिया की सब्सिडी से, ना अमाउंट से डिसएग्री है, वो डिसएग्री है गवर्नमेंट की वैसे किसी और पॉलिसी से जिसका गुस्सा वो यहां दिखा रहा है। तो किसी चीज का गुस्सा किसी और पे दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज टोकन कट मोशन। तो जब डिमांड फॉर ग्रांट पास होती है तो वहां वोटिंग होती है, वोटिंग होगी तो वहां पे वोटिंग के टाइम पे डिमांड फॉर ग्रांट्स को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जनरली बढ़ाया तो नहीं जाएगा, बिकॉज कट ही किया जाएगा। ऑपोजिशन पैसा कम करेगी, बढ़ाएगी तो नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएगी? बिकॉज पैसा खर्च करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है मेरे को यूरिया पे 10,000 करोड़ खर्च करने हैं, ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इज द विल ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट डिसाइड होगी कितना खर्च करना है। आप नहीं बोलोगे, ऑपोजिशन बोलेगी नहीं नहीं हम चाहते हैं 1,00,000 करोड़ खर्च करना। गवर्नमेंट कहेगी मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कैसे खर्च कर दूं, मैं 10 चाहती हूं। हाँ, तुम्हें अगर लग रहा है मैं जान के गलत पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम कम कर सकते हो। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे कट मोशंस पास होती हैं, इंक्रीज मोशंस पास नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट जितना खर्च करना चाहती है गवर्नमेंट के पैसे के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है आपने रखा भाई 1,000 करोड़ खर्च करना है, किसने मोशन पास किया और बढ़ा दी 10 लाख करोड़ पे, पैसा कहां से आएगा?
गवर्नमेंट पैसे को खर्च करेगी, ज्यादा कर रही है तो कम कर दें, कम कर रही है ज्यादा आप नहीं कर सकते, ज्यादा तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, गवर्नमेंट के पास पैसा है तभी वो खर्च कर पाएगी। दैट्स व्हाई डिमांड फॉर ग्रांट्स पे कट मोशंस पास होती हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो हमने जो आज डिस्कस किया कि बिल्स कैसे पास होते हैं और बजट कैसे पास होता है, दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स जो हमारे हैं, पब्लिक मेंबर, प्राइवेट मेंबर, कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, और एक क्या होते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स कि उसमें लिखा क्या है। सभी बिल्स को टाइप पास करने का प्रोसेस अलग है, हर हाउस में 3 रीडिंग्स होती हैं, और बजट को पास करने के लिए 6 स्टेजेस हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। किसी को डाउट यहां तक? आई विल ट्राई टू समराइज दिस व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूं 5-10 मिनट में समराइज, बट ये ब्रॉडर आइडिया क्लियर होना चाहिए। बजट वाला कर देता हूं, अगर आप कह रहे हो बजट में दिक्कत है तो बजट वाला हम कर देते हैं। बजट में ये देखें, हमने आपको बताया कि बजट को पास करने की 6 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती है? पहली होती है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पहली स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सेकंड, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का मतलब है जब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में रखते हैं, और पार्लियामेंट में मतलब बिकॉज बजट इज अ मनी बिल, तो कहां रखेंगे? लोकसभा में रखेंगे। इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बजट के बारे में बता रहे होते हैं। इस टाइम सब शांत होते हैं। शांत मतलब बोलते तो रहते ही हैं पर इस पे डिस्कशन नहीं होती है, वो टिप्पणी तो करती रहते हैं, बट ब्रॉड लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, स्पीकर बोल रहा होता है ऑपोजिशन को कि मत बोलो भाई, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कल को डिस्कशन होगी तब बोल लेना। पर ऑपोजिशन है वो तो बोलेगी, तो ऑपोजिशन बोलती रहती है पर डिस्कशन नहीं हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर को जवाब नहीं देना है, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो बात अलग है। फिर आती है जनरल डिस्कशन। बजट पे ब्रॉड में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को कोई नहीं उठाएगा। कोई बोलेगा मंत्री कि भाई, कोई बंदा बोलेगा ऑपोजिशन का कि एजुकेशन पे पैसे खर्च कम किए, वो ये नहीं बताएगा कहां कम किए, कहां करने चाहिए, डिटेल में नहीं, ब्रॉड लेवल बोलेंगे कि इस बार जीडीपी का 2% ही एजुकेशन पे खर्च किया, करना चाहिए था 6%, यहाँ पे आपने सब्सिडी कम कर दी, ज्यादा कर दी, सब बताएंगे। फार्मर्स के अगेंस्ट है, प्राइवेट सेक्टर के फेवर में है, ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करते हैं। फिर जाता है बिल कमेटीज में, क्योंकि जो बजट होता है इसमें जो पैसा मांगते हैं वो कौन मांगते हैं? मिनिस्ट्रीज मांगती हैं थ्रू डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब वो मिनिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनमें जाते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स हर मिनिस्ट्री का। वो कमेटी डिस्कस करती है और फिर बताती है हाउस को ये हमारी रिपोर्ट है, क्योंकि कमेटी में दोनों बैठे होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज में ऑपोजिशन भी और रूलिंग भी। अब जब आ जाता है तो उस पर हम अब क्लॉज बाय क्लॉज वोट करते हैं, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग होती है। जब वोट हो रही होती है तो यहां पे हर क्लॉज पे वोट होगी, तो कट मोशन पास करने के चांसेस हैं। एक होती है पॉलिसी कट मोशन, एक होती है इकोनॉमी कट मोशन, और एक होती है टोकन कट मोशन। ये आपको बता दिया है, जब बंदा पॉलिसी से डिसएग्री करे तो क्या पास करते हैं? पॉलिसी कट मोशन, ₹1 टू रिड्यूस कर देते हैं। एक होती है इकोनॉमी कट मोशन, जब हम कुछ अमाउंट तक ले जाते हैं कि हमें पैसे से दिक्कत है। यहां होती है कि आप किसी से दिक्कत नहीं है, ना पॉलिसी से ना इकोनॉमी से, वैसे कोई गुस्सा है। जब ये वोटिंग हो जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, फिर बिल एज अ होल पे वोट होती है। 2 तरह के बिल हैं, एक एप्रोप्रिएशन बिल और एक क्या होता है? फाइनेंस बिल। जब हमने एक बार वो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोट कर दी, फिर बिल एज अ होल पे वोट होती है, एप्रोप्रिएशन बिल पे और फाइनेंस बिल पे। मतलब पूरा बिल पे वोट होती है, या तो बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा। अब हर क्लॉज पे वोट नहीं होगी। जैसे ही फाइनेंस बिल पास होता है वो किसके पास जाता है? फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो एसेंट देके बजट को पास कर देता है। दिस इज अ प्रोसेस। ये भी बजट कहां जाता है? राज्यसभा में जाएगा, बट राज्यसभा हैज नो पावर। या तो बस वो उसको बोल देगा लोकसभा को चेंज कर लो, पर माननी किसकी होती है? लोकसभा की। तो बजट इज पास लाइक अ मनी बिल, एंड मनी बिल का पासिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ, यहां जब हम पढ़ रहे थे कि मनी बिल के केस में ओनली लोकसभा हैज अ पावर, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, इट कैन ओनली डिले द बिल फॉर 14 डेज, अपने आप पास मान लेते हैं। मैक्सिमम वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगी, उसके बाद मानना ना मानना लोकसभा पे है। अगर उसने दोबारा सेम पास कर दिया तो राज्यसभा से पास मान लिया जाता है, दोबारा राज्यसभा में नहीं जाएगा। तो मनी बिल के केस में राज्यसभा हैज नो पावर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लोकल बॉडीज, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।